स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड में पाठ 2 आलोक धनवा कवि द्वारा लिखित कविता पतंग पर आधारित अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए शुरू करते हैं कविता के साथ। कविता के साथ का अर्थ होता है जो कविता आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी है उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। कवि इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, अर्थात सबसे तेज बारिश का महीना वर्षा ऋतु चले गई है, अर्थात भादो का महीना अगस्त सितंबर का महीना चले गया है और उसके बाद जो प्रकृति में परिवर्तन आया है उसका वर्णन आपने अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर, पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों के साथ उनके रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। भादो मास गुजर जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। धूप के कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है। हवाओं में एक मनोरम महक फैल जाती है। शरद ऋतु के आगमन से उत्साह एवं उमंग का माहौल बन जाता है। प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु के जाने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वह चारों तरफ सुगंधित हवाएं फैलाने लगती हैं और मौसम साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है और सूर्य की रोशनी चारों तरफ चमक बिखेर देती है। यह सूर्य की रोशनी चुभने वाली नहीं होती है बल्कि आनंद देने वाली होती है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। आप सभी ने विशेषणों के बारे में पढ़ा होगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पतंग की विशेषता क्या है कि वह हल्की है, रंगीन है, सबसे पतले कागज की बनी है और सबसे पतले कमाने की भी। इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है उसी को आपने बताना है। कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती है, वे अत्यंत कोमल एवं निश्चल मन के होते हैं। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती है। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो कवि ने यहाँ पर पतंगों के साथ बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन भी किया है। बच्चे भी पतंग के समान हल्के होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। प्रश्न 3, बिंब स्पष्ट करें। बिंब अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बिंब का अर्थ होता है मूर्त रूप। मूर्त या किसी वस्तु या पदार्थ या प्रकृति को साकार रूप प्रदान करना। तो उसका वर्णन करना है और निम्न पंक्तियों के आधार पर उसका उत्तर भी देना है। तेज बौछारें गई भादो गया, तो बारिश का मौसम चले गया है, भादो का महीना चले गया है। तो इसमें आपने बताना है कि यह क्या दर्शा रहा है, दृश्य है, श्रव्य है। ठीक है। उत्तर, सबसे तेज बौछारें, यहाँ पर दृश्य बिंब है। तेज बौछारें जो वर्षा ऋतु जाने का है वह दिख रहा है, बारिश की बूंदें दिख रही हैं, तो यहाँ पर दृश्य बिंब होगा। सवेरा हुआ, उत्तर इसका होगा दृश्य बिंब। सवेरा होना एक दिखाई देता है तो यह दृश्य बिंब है। 3, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उत्तर खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। यहाँ पे प्रकृति का जो है मनोरम दृश्य हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर दृश्य बिंब होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो शरद ऋतु का जो मौसम है अनेक वर्षा ऋतु में आए बाढ़ पुल आदि को पार करते हुए आया है। तो यहाँ पर क्या है, दृश्य बिंब। तो शरद ऋतु का आना यानी
मौसम वर्षा ऋतु का मौसम जा रहा है और शरद ऋतु आ रहा है, तो वह भी दृश्य बिंब है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज में दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, श्रव्य, घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो वहाँ क्या है, श्रव्य बिंब। चमकीले इसका इशारों से बुलाते हुए, और चमकीले इशारों से बुलाते हुए दृश्य बिंब। तो चमकीले इशारों से कौन बुला रहा है, बच्चे अपने ग्रुप वाले बच्चों को बुला रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना इसमें है स्पर्श बिंब। तो मुलायम होना, इसे दिखाई तो देता नहीं है, इसे छूने से स्पर्श किया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा स्पर्श बिंब। कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग ऊपर उड़ सके, इसमें दृश्य बिंब है। पतंग का ऊपर उठना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर होगा दृश्य बिंब। प्रश्न 4, जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। उत्तर, कपास और बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल, निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं, उनकी मासूमियत का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, कपास और बच्चे एक समान होते हैं। जिस प्रकार कपास हल्की होती है, मुलायम होते हैं, तो बच्चे भी बिल्कुल कोमल होते हैं और निश्चल होते हैं। और कपास को गिरने पर चोट नहीं लगती, तो बच्चे भी चलते फिरते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, तो उनको भी बड़ों की तरह चोट नहीं लगती है। प्रश्न 5, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जिस तरह पतंग ऊपर और ऊपर उड़ती जाती है, ठीक उसी तरह बच्चों की आशाएं भी बढ़ती जाती हैं। पतंगों के साथ साथ उनकी भावनाएं भी उड़ती जाती है, अर्थात उनके मन में नई नई इच्छाएं और उमंगें आती हैं। वे भी आसमान की अनंत ऊंचाई तक पहुंच जाना चाहते हैं, ताकि अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। तो बच्चे भी पतंग के समानी उड़ना चाहते हैं, और जितनी दूर पतंग जाती है और उनकी इच्छाएं भी उतनी ही दूर चली जाती हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने जो पंक्तियां दी है वो उसको पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़कर उसका उत्तर देना है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो बच्चे जब छत में उछलते कूदते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो उनके दौड़ने भागने को देखकर ऐसा लगता है कि छत बहुत नरम है, कठोर नहीं है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जो जो दिशाएं हैं इतना दौड़ते भागते हैं, उससे जो मृदंग, जो ढोलक की जैसी आवाज़ आती है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और बच्चे जब खेलते कूदते हैं, गिर जाते हैं, तो उनको चोट नहीं लग जाती है, तो वो कहते कि नहीं, हमें तो चोट नहीं लग रही है, और फिर दौड़ते भागते रहते हैं और कहते हैं कि हम और खेलेंगे। तो इन्हीं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। उत्तर, पतंग उड़ाते बच्चे जब चारों दिशाओं में पतंगों के पीछे छतों पर दौड़ते हैं, तो उनके पैरों के पड़ने से छतों से मृदंग यानी ढोलक जैसी गंभीर ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि क्योंकि चारों दिशाओं से आ रही होती है, तो लगता है मानो बच्चे दिशाओं को मृदंग बनाकर बजा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों मानव नहीं होगा, यहाँ पर होगा मानो। तो इसे आप सही कर लीजिए, टाइपिंग करते समय गलत छप गया होगा। तो बच्चे छतों पर चारों तरफ दौड़ते कूदते रहते हैं, तो वहाँ पर मृदंग ध्वनि एक जगह से नहीं आती, ढोलक की जैसी ध्वनि चारों दिशाओं से आती है। दूसरा है, जब पतंग सामने हो तो
छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? ये बच्चों आप लोगों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। तो आपको वह छत कैसी लगती है? आपको अपने बचपन का या अब भी खेलते हैं तो उसका वर्णन आपने लिखना है। उत्तर, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए हमें छत बिल्कुल भी कठोर नहीं लगती, क्योंकि उस समय हमारा तन, मन और बुद्धि सब पतंग पर केंद्रित होते हैं, जबकि कठोरता और कोमलता की अनुभूति का संबंध इन्हीं तीनों से होता है। तन, मन और बुद्धि क्योंकि पूर्ण रूप से पतंग पर रमे होते हैं, अतः हमें छतों की कठोरता की अनुभूति होती ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब आपका मन किसी कार्य को करने में लग जाता है तो आपको किसी अन्य चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है। ऐसे ही जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपको छत कठोर लगती है? इसका वर्णन आपने करना है अपने शब्दों में। आप जो अनुभव करते हैं वही आपने लिखना है। प्रश्न तीसरा है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? उत्तर, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को धीर, वीर, निर्भीक और सक्षम महसूस करते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास होता है कि हमने जैसे पहले खतरनाक परिस्थितियों पर विजय पाई है, वैसे ही हम इन चुनौतियों पर भी विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, खेलने कूदने से, अच्छे कार्य करने से मन में विश्वास आता है कि हमने अच्छा कार्य किया, हम आगे भी अच्छा कार्य ही करेंगे। अब है कविता के आसपास। कविता के आसपास का है, उसी के आसपास से अपने आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न एक, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आते हैं? कैसे ख्याल आते हैं वो आपने लिखना है। तो आपको ये भी अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारे मन में ख्याल आते हैं कि काश हम भी पतंग की तरह आकाश में उड़ सकते तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते, तब देश, नगर और जाति की बाधाएं हमें न रोक पाती तथा हमारी एक विश्व की अवधारणा को साकार करने का आधार हमें प्राप्त हो जाता। तो प्यारे बच्चों, पतंग को आकाश में उड़ते हुए देखकर आपके मन में जो विचार आता है, जो ख्याल आता है, उसका वर्णन आप कीजिए। क्योंकि प्रश्न एक है लेकिन उत्तर अलग-अलग हो सकते हैं, तो अच्छे से पढ़कर समझकर लिखिए। प्रश्न 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन लय से क्या संबंध है? उत्तर, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत सत्व संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। प्रश्न 3, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है? चर्चा करें। उत्तर, पतंग को धागे के माध्यम से उड़ाते उनके हाथों में पतंग की डोर होती है। जैसे जैसे वे डोर को ढीला छोड़ते हैं, पतंग की ऊंचाई की ओर बढ़ती ही चली जाती है। बच्चे अपनी पतंग को ऊंचाइयों में देखकर रोमांचित हो उठते हैं। उन्हें लगता है कि वही पतंग है और ऊंचाइयों में उड़ते जा रहे हैं। उन्हें यह ख्याल ही नहीं रहता कि वे पतंग नहीं और आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, बस वे स्वयं को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि महज एक धागे के सारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को थाम लेती है। तो जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वह सोचते हैं कि हम स्वयं ही पतंगे हैं और आसमान में घूम रहे हैं। अब है अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। तो अन्य महत्वपूर्ण है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी का अर्थ होगा परीक्षा धन उपयोगी। इसमें गुण संधि है। यदि आपको ग्रामर पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितने कमेंट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। प्रश्न एक, सबसे तेज बौछारें से कवि का क्या तात्पर्य है और ये कब आती है? उत्तर, सबसे तेज बौछारें से कवि का तात्पर्य घनघोर मूसलाधार वर्षा से है।
प्राय सावन और भादों में घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है। भादों की घनघोर वर्षा का उल्लेख तो हमारे पौराणिक साहित्य में भी उपलब्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उनके जन्म के समय बड़ी भयंकर घनघोर वर्षा हो रही थी। यमुना सहित सभी नदी नालों में भीषण बाढ़ आई हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवि धनवा ने भी भादों से भयंकर मूसलाधार वर्षा होने की बात स्वीकार की है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। आपकी बुक में अलग से नहीं दिया होगा, आप ऐसे अलग प्रश्न भी अपनी कविता को पढ़कर बना सकते हैं। अब है प्रश्न दूसरा, कवि धनवा ने पतंग उड़ाते बच्चों के समूह को तितलियों की नाजुक दुनिया का उपमान दिया है, क्यों? उत्तर, तितलियां बहुत रंग बिरंगी, कोमल तथा अत्यधिक चंचल होती है। वे कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर मंडराती रहती है। ठीक इसी प्रकार से पतंग उड़ाते बच्चे होते हैं। प्रत्येक बच्चे की वेशभूषा का रंग अलग होता है, जिससे वे तितलियों के समान रंग बिरंगे लगते हैं। वे तितलियों के समान ही शरीर से कोमल तथा स्वभाव से चंचल होते हैं। जैसे तितली कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, कभी इस पर तो कभी उस पर, उस फूल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से पतंग उड़ाते बच्चे भी स्थिर नहीं रहते। कभी इस छत पर कभी उस छत पर, कभी इस दीवार पर तो कभी उस दीवार पर उनकी धमा चौकड़ी चलती रहती है। अतः कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों को तितलियों की नाजुक दुनिया का उपमान उचित ही दिया है। तो बच्चे पतंग के समान, तितलियों के समान होते हैं, चंचल होते हैं, निश्चल होते हैं। जिस तरह तितलियां एक जगह नहीं रह सकती, उसी तरह बच्चे भी एक जगह बैठे नहीं रह सकते। वे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं। प्रश्न तीसरा है, पतंग कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, हमेशा आपके जो पंक्तियाँ होती हैं, कविता होती है, उसमें काव्य सौंदर्य पूछा जाता है। तो काव्य सौंदर्य क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आप प्रत्येक जो कविता होती है उस कविता को पढ़ के आप काव्य सौंदर्य बना सकते हैं। उत्तर, किसी भी कविता के काव्य सौंदर्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। पतंग कविता के काव्य को भी इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पतंग का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पतंग कविता में कौन से भाव छुपे हुए हैं कवि के, उसका वर्णन आपने करना है। पतंग नामक इस कविता में कवि ने वर्षा के समाप्त होने पर साइकिल दौड़ाते और पतंग उड़ाते बच्चों की प्रसन्नता, चंचलता और कोमलता का स्वाभाविक, यथार्थ और हृदयहारी चित्रण किया है। कवि ने पतंग उड़ाने के खेल को बच्चों के चारित्रिक विकास का साधन बताते हुए यह स्पष्ट करना चाहा है कि इस खेल में बच्चे जब छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच जाते हैं, तब वे और भी अधिक निर्भीक हो जाते हैं, अर्थात निडर हो जाते हैं। इस प्रकार पतंग उड़ाने का यह खेल उन्हें निर्भीक एवं साहसी बनाकर उन्हें भविष्य की कठिनाइयों और मुसीबतों का धैर्यपूर्वक सामना करने के लिए तैयार करता है। तो बच्चों, आपने भाव सौंदर्य में देखना है कि उस कविता में क्या क्या हो रहा है, उसमें जो मेन मेन पॉइंट है उसको आपने अपने काव्य सौंदर्य में लिखना है। अब है खो, पतंग का शिल्प सौंदर्य यानी कला सौंदर्य स्पष्ट करना है। इसमें आपने ग्रामर को पढ़ना है, इसमें ग्रामर में क्या क्या चीज़ हो रही है वो सब आपने इसमें लिख देना है। जैसे पतंग कविता में कवि धनवा ने भाषा के रूप में आम बोलचाल की सरल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें उर्दू शब्दावली का बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रयोग किया गया है। कविता में प्रयुक्त कुछ प्रमुख उर्दू शब्द इस प्रकार है, जैसे इशारों, मुलायम, दुनिया, चीज, नाजुक, बेचैन, खतरनाक, सिर्फ, महज आदि। तो इसमें जो आपकी कविता है उसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से अलग भाषा के वर्ड है, तो उसको आपने अपनी कविता और काव्य सौंदर्य में लिख देना है। अलंकारों के रूप में लाल खरगोश की आंखों जैसे में लाल में उपमा अलंकार है। तितलियों की नाजुक दुनिया में रूपक अलंकार है।
जन्म से ही साथ लाते कपास में रूपकातिशयोक्ति यानी रूपक अलंकार है तथा संपूर्ण कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार का सफलतापूर्वक स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। तो आपने अलंकारों को अच्छे से पढ़ना है और अलंकार आपको आते हैं तो आसानी से आप कविता का शिल्प सौंदर्य लिख सकते हैं। तीसरा है कविता का बिंब। विधान कविता को दृश्यों को साकार कर देता है। कविता में दृश्य, श्रव्य, आशा, स्पर्श इन चारों बिंबों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया है। कपास और तितलियां प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें कपास बच्चों की कोमलता, निर्मलता, उज्ज्वलता का प्रतीक है। तो तितलियां तू नहीं है बच्चों, इसमें तो है तो इसे सही कर लीजिए। तितलियां बच्चों की रंग बिरंगी वेशभूषा, चंचलता तथा कोमलता का प्रतीक है। छतों के खतरनाक किनारे जीवन की चुनौतियों अथवा बाधाओं के प्रतीक बनकर आए हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।